Namaskar, I am Pragya, welcoming you in your YouTube channel English Seeker. Today I will discuss about the Hindi summary of the second part of second chapter of the book Flamingo, and its title is I Want to Drive a Car. So let's start. The protagonist of this story is Mukesh. इस चैप्टर की राइटर एनीस जंग एक बार यूपी के फिरोज़ाबाद में जाती हैं। आप सभी को पता है यूपी का जो फिरोज़ाबाद है वो बैंगल इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। बैंगल इंडस्ट्री है इंडिया की। तो वहाँ पर इन्हें मुकेश नाम का एक लड़का मिलता है। इससे बात करते हुए राइटर कुछ ज़्यादा ही बच्चों में इंटरेस्ट होता है। तो जब वो मुकेश से बात करती हैं, मुकेश राइटर को बताता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। राइटर को ये बात सुनकर के बहुत खुशी होती है। वो ये भी बताता है कि मैं कार को चलाना सीख लूँगा। और जब उसकी आंखों में एक चमक, एक सपना देखती है राइटर, तो उन्हें बहुत खुशी होती है, क्योंकि फिरोज़ाबाद जैसी जगह पर, स्पेशली बैंगल मेकिंग फैमिली में अगर आपका जन्म हुआ है, तो वहाँ के लोग इतने थकेड़े थे, इतने हारे हुए थे कि वो कभी कुछ और अलग करने के बारे में सपना भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन मुकेश में कुछ डिफरेंट मिला था। राइटर को उन्हें लग रहा था कि हाँ, उसकी आंखों में एक सपना है और वो अपने सपने को पूरा कर सकता है, क्योंकि वो उसे अपने सपने के लिए एक जुनून था, जो जुनून चाहिए होता है सपने के लिए, वो राइटर ने कहीं ना कहीं मुकेश की आंखों में देखा था। मुकेश राइटर को इंसिस्ट करता है कि आप मेरे घर चलिए। तो मुकेश जब उनको अपने घर ले जा रहा होता है, तो वहाँ पर मतलब उससे पहले इसमें बताया गया है कि मुकेश का परिवार जो है वो लगभग वहाँ पर जो 20,000 बच्चे जो काम करते थे, उन्हीं परिवारों में से एक था। मतलब फिरोज़ाबाद की वे जितनी भी फैमिलीज, उसमें हर सेकंड फैमिली जो है वो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में एज अ वर्कर, मतलब बैंगल मेकिंग ही उनका प्रोफेशन था। वो लोग चूड़ियाँ ही बनाते थे और इन बच्चों को भी उनके साथ में काम करना पड़ता था। चूँकि लॉ बहुत स्ट्रिक्टली इम्पोज्ड नहीं था, या फिर लॉ का आपका कहीं ना कहीं लैसिटी थी उसके इन्फोर्समेंट में, या उसको अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से लगभग 20,000 बच्चों को उन भट्टियों के पास में उस हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ रहा था। मुकेश बहुत खुश होता है जब उसे मालूम पड़ता है कि राइटर उसका घर देखना चाहती हैं, एनी जंग उसके साथ उसके घर जाना चाहती हैं। तो वो उनको अपने घर ले जाता है। उसके घर की तरफ जाते हुए राइटर बताती हैं कि वो काफ़ी गंदी, मतलब गलियों से होकर के उन्हें गुजरना पड़ा था। वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब वो बदबूदार तंग गलियों में, जहाँ पे जो कूड़ा करकट से भरी हुई थी, और घर के पास, मतलब ऐसे घरों के पास से गुजरे जो लगभग गिरते हुए थे बड़े, जिसमें दरवाजे टूटे हुए थे, खिड़कियाँ थी ही नहीं, और जहाँ पर इंसान और जानवर दोनों एक साथ में ऐसे भरे पड़े हुए थे। ऐसी जगह से गुजरते हुए मुकेश एनीस जंग को अपने घर पर ले जाता है। उसका घर भी जो है वो एक अजीब सी झोपड़ी, मतलब एक फूहड़ सी झोपड़ी जैसा था, और जिसमें आपका मतलब वही छप्पर पड़ा हुआ था, जैसे सूखी घास की छत्ती, मतलब छप्पर पड़ा हुआ था। वहाँ पर एक महिला बैठी हुई खाना बना रही होती है, और मतलब जब वो पूछती है कि ये कौन है, तो मुकेश बताता है कि ये मेरी भाभी है। मतलब वो मुकेश के बड़ी भाई की पत्नी थी, इस घर की बहू थी, बहुत कमज़ोर थी, और उसके ऊपर अब पूरी इस घर के 3 इंसानों की जिम्मेदारी आ गई थी, जिसमें से एक उसका पति था, दूसरा मुकेश, और तीसरा उसका, मतलब उन दोनों का फादर, मतलब उसका फादर इन लॉ। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली उसी पर थी, और वो बहुत अच्छे से पूरी कस्टम्स को फॉलो करते हुए, वही लंबा घूंघट मारे हुए, जैसे ही मुकेश के पिता अंदर, मतलब एनीस जंग से मिलने आते हैं, इससे बात करने आते हैं, तो वो एक दीवार के पीछे हो जाती है, अपना घूंघट कर लेती है, जिस तरीके से मतलब एक बहू की सारे कस्टम्स को फॉलो कर रही थी। इसको देखने के बाद में ऐसे कन्वर्सेशन ही चल रहा था। उसी वक्त में मुकेश की दादी माँ भी आ जाती हैं, और दादी माँ अपनी इस सिचुएशन को, अपनी स्टेट ऑफ मतलब लिविंग को डिस्क्राइब करते हुए बताती हैं कि इट इज़ हिज कर्मा हिज डेस्टिनी, कि मतलब हम लोग जिस स्थिति में हैं, जिस गरीबी में हैं, वो सब हमारे कर्म है, भगवान ने हमारे नसीब में यही लिख दिया है। क्योंकि हाँ, मतलब हमारा जन्म ही बैंगल मेकिंग फैमिली में हुआ है, तो हम इसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। हाथों की लकीरों को कौन बदल सकता है, उनको पलटा नहीं जा सकता है। अब हम लोगों को बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ आता नहीं है। और फिरोज़ाबाद में आप हर दूसरे घर में स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स ही देखेंगे, मतलब बड़े बड़े चूड़ियों के ढेर लगे हुए, रंग बिरंगी हर रंग की चूड़ियाँ वहाँ पर मिलती हैं। और इन चूड़ियों को बनाने के लिए वहाँ के जो वर्कर्स हैं, या मतलब जो ऐसी फैमिलीज़ हैं जो इस प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं, उनको
दिन मतलब उनको पूरे पूरे दिन मतलब अंधेरी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। और जो आपका ऑयल लैंप फ्लिकरिंग मतलब तेल के जो लैंप वो उसकी फड़फड़ाती हुई लौ में बैठ करके उनके बच्चे मतलब लड़के और लड़कियां भी पूरे दिन वही ग्लास को वेल्डिंग करने का काम, उसको मोल्ड करने का वर्क करते रहते हैं। उसको वेल्डिंग करने का मतलब वेल्डिंग करते हैं पीसेस ऑफ ग्लासेस की, कलर ग्लासेस की, इसको सर्कल में बना करके बैंगल शेप दी जा सके, जिसकी वजह से उनकी आई साइट एडल्ट होते होते कंप्लीटली चली जाती है। आगे राइटर सविता नाम की एक लड़की से मिलती हैं जिसने एक ड्रैब पिंक ड्रेस पहन रखी थी और जो एक वृद्ध महिला के साथ में बैठी हुई थी, और वो भी इन मतलब ये ग्लास पीसेस को ही वेल्डिंग कर रही थी, उनको मोड़ रही थी, लेकिन उसके हैंड्स इतने प्रोफेशनली वर्क कर रहे थे, बिल्कुल मैकेनिकली वर्क कर रहे थे, जैसे कि उसके हाथ ना हो किसी मशीन का कोई एक टोंग हो, चिमटा हो, टोंग्स हो, तो वो उस तरीके से वर्क कर रहे थे। उसको देख करके राइटर को ऐसा लगता है कि ये जो लड़की आज सविता इतने इंटरेस्ट के साथ में चूड़ियाँ बना रही है, या इसकी जो मजबूरी है इसकी मजबूरी है चूड़ियाँ बनाने की, लेकिन शायद ये इन चूड़ियों की इम्पोर्टेंस को नहीं जानती है कि इंडियन वुमेन के लिए चूड़ियों की क्या इम्पोर्टेंस है। फिर वो आगे इसकी इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब करते हुए बताती हैं कि इंडियन वुमेन के लिए ये सुहाग की निशानी है, ये इतनी ऑस्पिशियस है, शादी का एक सिंबल है, और मतलब उनके लिए बहुत नेसेसरी होती है। और इसकी इंपॉर्टेंस इसको तब पता लगेगी सविता को जब सविता खुद लाल घूंघट डालेगी, इसके हाथों में लाल मेहंदी लगेगी, तब ये जब ये लाल चूड़ियाँ इसकी कलाई में होंगी और जब ये एक दुल्हन बनेगी, हो सकता है इन बैंगल्स की पायसनेस को तब ये समझ सके। इसके पास में ही एक वृद्ध महिला बैठी होती है, उसको देख करके, उससे बात करके राइटर को, एनीस जंग को ये पता लगता है कि इस महिला ने बरसों मतलब आज तक कभी ज़िंदगी में पेट भर के भोजन नहीं किया हुआ है। मतलब ये लोग इतने गरीब हैं कि इनको आज तक एक समय का भी पेट भर भोजन नहीं मिला। और ये जो बात है वो उस सविता के पास में बैठी हुई वृद्ध महिला उनको बताती है, और वो सुहागन है, मतलब उसकी शादी, मतलब वो वृद्ध महिला, उसका पति जिंदा है, उसका हस्बैंड जो है वो बड़ी दाढ़ी वाला, जिसकी दाढ़ी उड़ रही हो, मतलब एक ऐसा ही व्यक्ति है जो वहाँ पर होता है। जब वो आकर के एनीस जंग से बात करता है तो वो बताता है कि आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कुछ भी नहीं पता है, और इसलिए मैंने केवल अपनी ज़िंदगी में इतना ही कर पाया है कि चूड़ियाँ बना करके, चूड़ियाँ बेच करके मैंने केवल इतने पैसे कमा पाए हैं कि मैं अपने घर को दोबारा, मतलब मेरे सर पर छत हो सके, हम घर को दोबारा बना सकें। तो कहीं ना कहीं जब राइटर वहाँ पर जितने भी लोगों से मिलती है तो सभी से मिलने के बाद में इनको ये समझ में आता है कि पैसे ना होने का जो रोना है वो वहाँ पर हर फैमिली का रोना है। वहाँ पे हर फैमिली, मतलब जितने भी बैंगल मेकर फैमिलीज़ हैं वो बहुत गरीब हैं, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। और चूँकि वो जो घर के बड़े व्यक्ति हैं वो हमेशा यही रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं। और कहीं ना कहीं वो रोना सुन कर या वो एक्सक्यूज़ेस सुन कर वहाँ के जो यंग मैन हैं उन्होंने भी उसी लेमेंट को बिल्कुल कंप्लीटली कंठस्थ कर लिया है, याद कर लिया है, और वो भी बिना किसी अटेम्प्ट के वो भी वही रोना रोते रहते हैं कि हाँ, अगर बैंगल मेकर फैमिली में आए हैं तो गरीब आए हैं, गरीबी मरना है, गरीबी चला जाना है। राइटर ने उनमें से बात करते हुए, वो जो यंग मैन का एक ग्रुप था वहाँ पर, तो उनसे बात करते हुए पूछा कि आप लोग कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते हैं, मतलब सहकारी संस्था में शामिल क्यों नहीं हो जाते हैं, आप लोग आपस में मिलकर एक सहकारी संस्था क्यों नहीं बनाते हैं। तो वो जो वहाँ पर यंग मैन होते हैं, मतलब जो यंग बॉयज़ होते हैं, यंग मैन होते हैं, वो आपस में वो बताते हैं कि अगर हम ऐसा करें तो यहाँ पर जो मिडिल मैन का ट्रैप है वो इतना भयंकर है। उन्होंने हमारे फादर और फोर फादर्स को जिस तरीके से उसमें ट्रैप में किया हुआ था, तो कि अगर हम अब कोशिश भी करते हैं ऑर्गेनाइज होने के लिए, अपना कोई एक लीडर चूज़ भी करते हैं, तो वो लोग हमें किसी न किसी गलत केस में फंसा देंगे, पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी, हमें हैरेस करेगी, जेल में डालेगी, और हमारे बीच में कोई लीडर भी नहीं है, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सभी लोग जो है वो आपस में मिले हुए हैं। उनमें से कुछ बताते हैं कि दियर फादर्स आर एज टायर्ड, मतलब उनके पेरेंट्स भी बहुत थक चुके हैं, वो भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है, और इनमें भी इतनी हिम्मत नहीं बची हुई है, या फिर आप बोल लो कि इनकी जो हिम्मत होती है वो इनकी अपब्रिंगिंग का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि इनके पेरेंट्स ने, इनके फादर्स ने, इनके फोर फादर्स ने कभी किसी भी प्रकार का कोई डेयर नहीं दिखाया। ये जो आपका मिडिल मैन है उनको अवॉइड करने के लिए, या जो भी इस तरीके से जो इनको अपने ट्रैप में फंसाए हुए हैं उनको अवॉइड करने के लिए, तो कंप्लीटली ये एक ऐसे जाल में आकर फंस गए हैं जिनसे निकलने के बारे में ये सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। उनकी एनीस जंग बताते हैं कि जब मैंने उन लोगों की बात सुनी तो उनकी बात सुनने के बाद मुझे समझ में आया कि फिरोज़ाबाद में दो ग्रुप में लोग डिवाइडेड हैं, मतलब दो तरह के लोग रहते हैं। एक ग्रुप में वो बेचारे शोषित, वंचित, दमित, गरीब बैंगल मेकर फैमिलीज़ हैं जिनका
जिनको बराबर लूटा जा रहा है, मतलब जिनको हैरेस किया जा रहा है, जिनको परेशान किया जा रहा है, जिनका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और दूसरा जो ग्रुप है वो ग्रुप मतलब उस ग्रुप में साहूकार हैं, मिडिल मैन मतलब बिचौलिए हैं, पुलिसमैन हैं, या फिर कीपर्स ऑफ लॉ मतलब जो आपका एडवोकेट्स हैं वो हैं, और ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस भी सब उन्हीं के साथ में मिले हुए हैं। और जो भी फिरोज़ाबाद के बैंगल मेकिंग जो फैमिलीज़ हैं उनको जो भी प्रॉफिट्स मिलने चाहिए, या जो भी उनको मतलब जो वो खुद को अपग्रेड कर सकते हैं, या जो भी प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए, वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। और उनकी लाइफ उतनी ही ज़्यादा पैथेटिक है जितनी आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले होती थी। मतलब कुछ भी नहीं बदला हुआ है वहाँ पर, उनके लिए उतनी ही तकलीफ़ें हैं। और ये जो आपके बिचौलिए हैं या पॉलिटिशियन हैं, लॉ मेकर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब के उतने ही ठाट बाटे हुए, और ये सब उनको गवर्न कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। लेकिन राइटर को थोड़ा सा तसल्ली तब होती है जब वो मुकेश को देखती हैं, और उनको मुकेश को देखने पर उनको खुशी होती है, क्योंकि मुकेश जो है वो इस लीग से हट करके कुछ काम करना चाह रहा था। उसने एक सपना देखा था और वो उस सपने को जी रहा था, उसकी आंखों में उस सपने का जुनून दिख रहा था राइटर को, एनीस जंग को। तो वो बताती है कि मैं बहुत खुश थी मुकेश के लिए, इसलिए मैंने मुकेश से पूछा कि मतलब तुम क्या सोचते हो, तुम कार ही क्यों चलाना चाहते हो, तो तुम मोटर मैकेनिक क्यों बनना चाहते हो। तो उसने कहा मुझे कार चलानी है और मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। तो उसने कहा कि तुम्हारा इंस्पिरेशन कहाँ से आया। तो उसने बताया मैंने फिरोजाबाद की गली में बहुत सारी कार देखी हुई हैं। फिर उसने कहा अच्छा तुम पायलट नहीं बनना चाहते हो। इस पर मुकेश थोड़ा सा शांत हो गया, क्योंकि उसने फिरोज़ाबाद के ऊपर इतने ज़्यादा एरोप्लेन्स फ्लाई नहीं करते हैं, या करते हैं तो इतना अच्छे से मुकेश उनको फील नहीं कर पाया था, या उसके इतने बड़े सपने भी नहीं थे जिसको पूरा करना लगभग उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाए। वो सपने वैसे ही देख रहा था जिनको वो पूरा कर रहा था। लेकिन जब तुम पायलट नहीं बनना चाहते उस क्वेश्चन पर वो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड हो गया था, थोड़ा सा उसे ऐसा लग रहा था कि, लेकिन फिर रिग्रेट में आ गया था कि कहीं ना कहीं उसको इस क्वेश्चन का भी जवाब देना चाहिए था। लेकिन राइटर इतने से भी खुश थी कि एटलीस्ट वो बैंगल मेकर फैमिली में होने के बावजूद भी बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और करने के बारे में सोच रहा है, और जिस जुनून से सोच रहा है, जितनी मतलब शिद्दत से वो करना चाहता है, राइटर को पूरा यकीन था कि मुकेश एक न एक दिन मोटर मैकेनिक जरूर बन जाएगा। और अगर उसे सही सा मौका मिला तो हो सकता है वो इस अपनी फैमिली की गरीबी को भी दूर कर पाए। सो ये आपका चैप्टर 2 के पार्ट 2 की हिंदी समरी थी। कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।